Okay, students. So today's now in this lecture we are going to discuss basically the conservation of charge. जैसे कि पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ में चार्जिंग के कुछ मेथड्स डिस्कस किए थे, जिसमें मैंने आपको बतलाया था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। उसको कंप्लीट करने के बाद में अब हम लोग बात कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को जैसे कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते रहे हैं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर। चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही क्या करते हैं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, इसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे हम लोग ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखा यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं टोटल नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका टोटल चार्ज हमेशा कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। जैसे कि कल आपने देखा कि ग्लास रॉड को अगर हम लोग सिल्क के साथ रब करते थे, तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि ग्लास रॉड पर जितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उतना ही उसी अमाउंट में सिल्क पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो अगर हम लोग जो नेट चार्ज की बात करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम की, वो हमेशा कैसा होगा? रिमेन्स कांस्टेंट होगा। इस चीज को हम लोग ऐसे भी समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन Qn, ये टोटल जो सम होगा वो Q इज इक्वल टू किसके होगा? कांस्टेंट के। आगे इसी चीज को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को देखें तो इसमें हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, एवरी केमिकल और न्यूक्लियर रिएक्शन द टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। सपोज जैसे आपने देखा आपके सामने एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, 92U238 यूरेनियम है, और इससे अगर एक अल्फा पार्टिकल इस तरीके से अगर आपने देखा बाहर निकलता है तो हमारे पास में थोरियम आता है। तो इन्होंने जैसे बोला हुआ है कि चाहे कोई न्यूक्लियर रिएक्शन ले ले या हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन ले ले, रिएक्शन से पहले जो चार्ज होगा वो ही चार्ज रिएक्शन के बाद होगा। तो यहां पे अगर रिएक्शन से पहले मैं यूरेनियम पे पूछ लूं कि कितना चार्ज है, तो आपको जैसे कि पता है Q इज इक्वल टू Ne, तो आपको मालूम है जैसे यहां पर ये कितना हो जाएगा 92E। हीलियम पे अगर मैं पूछ लूं कि कितना चार्ज है, तो यहां पर N1 इंटू E, तो आप देखेंगे 2E। और थोरियम पर अगर मैं चार्ज की बात कर लूं तो N2 इंटू E, और थोरियम पर अगर आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा 90 इंटू E। अगर इन दोनों चार्जेस को Q1 प्लस Q2 को हम लोग ऐड कर दें तो आप देखेंगे 92E चार्ज यहां पे भी है और यहां पे भी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एवरी केमिकल और न्यूक्लियर रिएक्शन, कोई भी चाहे केमिकल रिएक्शन हो चाहे न्यूक्लियर रिएक्शन हो, जो टोटल चार्ज होगा बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन रिमेन्स कैसे होगा? कांस्टेंट होगा। ओके, हम लोग यहां पर एक केमिकल रिएक्शन भी देख लेते हैं। सपोज जैसे आपने देखा NH4Cl, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, इस चैप्टर की जो मेन हेडिंग है दैट इज द कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या होता है? सबसे पहले कूलॉम्स लॉ के बारे में हम लोग बात कर लें। दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ हमें क्या कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the charge and inversely proportional to the square of the distance between them। यहां पे कूलॉम्स लॉ को मैंने बतलाया कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन का मैग्नीट्यूड उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के कैसे होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उनकी जो बीच की डिस्टेंस होती है उसके कैसे होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जैसे मान लीजिए आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं यहां पे इस तरीके से पूरा इसको डिटेल में। जैसे सपोज आपने देखा कि कोई दो चार्जेस है मेरे पास, इस तरीके से आपने सपोज देखा एक कोई चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। अभी हम यहाँ पे साइन नहीं शो करेंगे, अगर हम साइन शो कर देंगे तो फिर हम बाउंडेड हो जाएंगे इस चीज के लिए कि या तो मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही बोल पाऊंगा या मैं फोर्स ऑफ रिपल्सन ही बोल पाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं।
जबकि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को बच्चों क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे एक्सपेरिमेंटली इस चीज को देखा गया यहाँ पे कि सपोज जैसे आपने देखा कि कोई दो चार्जेस है यहाँ पे, इनको हम लोग ले लेते हैं। सपोज एक कोई चार्ज आपने देखा Q1 है, ये सपोज आपने देखा इस तरीके से, और ये कोई चार्ज आपने देखा Q2 है, और ये इनके बीच की डिस्टेंस अगर आप देखेंगे ये A और B, यहां पर आपने देखा बीच की डिस्टेंस ये इनकी R ले लेते हैं। तो मैंने आपको जो थ्योरेटिकली इसको एक्सप्लेन किया यहां पे, जैसे आप देख रहे हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। तो इस चीज को यहां पे थोड़ा सा ग्राफ से समझ लेते हैं। जब एक्सपेरिमेंटली इस चीज को देखा गया तो आपको एक चीज यहां पे इन्होंने ग्राफ खींचा किस किस के बीच में, इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स, और यहां पे इनके Q1 Q2 के बीच। तो आपने देखा कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Q1 Q2 के। और जब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के यहां पे, तो ये ग्राफ से इन्होंने पहले देखा कि स्ट्रेट लाइन इस तरीके से हो रही है, F प्रोपोर्शनल किसके है, Q1 Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है F, और ये अगर आप देखेंगे R स्क्वायर, तो अगर आप देखेंगे इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसी आधार पे इन्होंने अपना कंसेप्ट बनाया कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां पे आपको देखने को मिलेगा Q1 Q2। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे दूसरी चीज यहां से इन्होंने ग्राफ से क्या फाइंड आउट करी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के यहां पर ये कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इन दोनों फैक्टर्स को हम लोग यहां पे कंबाइन कर दें, कंबाइंड एवब टू यहां पे, तो अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, R स्क्वायर। और जब प्रोपोर्शनल का साइन हम लोग यहां से हटाएंगे तो हमें कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा, और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वेयर K इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। जहां पर K क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू हम लोग किसके इक्वल ले सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। और जब यहां पे पुट करेंगे तो मेरे पास में इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे अगर हम लोग बात कर ले कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट की अगर हम लोग बात करेंगे तो वेयर यहां पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जहां पे ये मेरे पास में एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी अगर वैल्यू देख लें तो इसकी वैल्यू होगी 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये बात हम लोगों ने कर ली यहां पे कूलॉम्स लॉ की, जहां पे मैंने आपको बताया कि किन्हीं दो पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के बच्चों कैसे होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जबकि उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के कैसे होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जब दोनों फैक्टर्स को कंबाइन किया तो इस तरीके से हम लोगों को दो चार्जेस के बीच लगने वाला ये फोर्स हम लोगों ने फाइंड आउट किया। अब अगर मैं कह दूं कि इन दोनों चार्जेस के बीच में अगर हम कोई मीडियम ले लें, यहां पे कह दें इफ देयर इज अ मीडियम बिटवीन द चार्जेस, यहां पे सपोज हम लोगों ने कोई मीडियम ले लिया यहां पे, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K। तो मीडियम अगर रख लेते हैं तो यहां पर आप रखेंगे F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और आपको एक बात मैं यहां पे क्लियर कर दूं बहुत अच्छे से कि वेयर एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K के होगा, और जब इसकी वैल्यू हम लोग यहां पे रखेंगे तो F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहां पे हम लोग देख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन नीचे कितना, R स्क्वायर। ओके बच्चों, यहां एप्सिलॉन की बात कर लें कि एप्सिलॉन क्या है, तो आप कहोगे सर वेयर एप्सिलॉन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये किसके लिए है, मीडियम। और ये क्या था, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस के लिए था, और यहां पे क्या हुआ, ये मीडियम के लिए हुआ।
तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, सपोज अगर हम लोग इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लें, यहां पे सपोज इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लें, और अगर ध्यान से देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वलाइज करते हैं तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, एफ डैश इज इक्वल टू एफ अपॉन के, जहां पर के आपको बहुत अच्छे से मालूम है क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है किसी मीडियम का, और उसकी कोई ना कोई अपनी वैल्यू होगी, और जब उससे आप फ्री स्पेस के फोर्स में डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि एफ डैश की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां से हम लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर हम लोग कभी चार्जेस के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। तो 1 मार्क्स में आपसे बोर्ड में इस चीज को पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंसर्टिंग अ मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, अगर हम दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम को रख लें तो बतलाओ लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप कहोगे सर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिकम्स डिक्रीजेस। अब उस फोर्स का नेचर कुछ भी हो, चाहे वो अट्रैक्टिव हो और चाहे वो रिपल्सिव हो। ओके बच्चों, आगे चलने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसी चीज को एक बार पावर पॉइंट पे थोड़ा सा डिस्कस कर लें। और जैसे कि हमने वहां पे बताया कि दो चार्जेस Q1 और Q2, इस तरीके से इनका फिगर, और यहां पे F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, जब इनको कंबाइन करेंगे तो आपको पता है कि कंबाइन करने पर क्या आता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के जब K की वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो यहां पे क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके बच्चों, और अगर हम लोग कोई यहाँ पे मीडियम, यहाँ पे आपको पता है कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू ये आपने देखा कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। थोड़ा सा पावर यहाँ पे इसको ये ऐसे एडजस्ट कर देंगे, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले लेते हैं, स्पेशल केस में कि अगर दोनों चार्जेस के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया तो यहाँ पे के आ जाएगा, और आपको पता है कि एप्सिलॉन नॉट के काय की वैल्यू है, यहाँ पे बहुत अच्छे से पता है एप्सिलॉन की, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपने देखा कि जब हम लोग यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करते हैं चार्जेस के बीच में, देन द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकम्स डिक्रीजेस। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। ये 1 नंबर में सीबीएसई में कई बार क्वेश्चन पूछा गया आपका कि व्हाट इज द इफेक्ट on the magnitude of the force when a dielectric medium is inserted between the two stationary charges। यहां पे एक बात और हम आपको क्लियर कर दें, सीबीएसई में एक क्वेश्चन और आता है कि इज द कूलॉम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द मूविंग चार्ज, तो आप कहोगे नो, कूलॉम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द स्टेशनरी चार्जेस। अगर चार्जेस मोशन की कंडीशन में, तो वहां पे कूलॉम्स लॉ आपका वैलिड नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अभी यहां पे इलेक्ट्रोस्टैट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने फर्स्ट डे ही आपको क्लियर किया था कि द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच वी स्टडीड अबाउट द चार्ज इन रेस्ट। तो अभी हम यहां पे चार्जेस को रेस्ट में स्टडी कर रहे हैं। ओके बच्चों, आगे हम लोग पढ़ लेते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। जैसे सपोज के क्या है, तो इसको थोड़ा सा फॉर्मूले से समझें। जैसे हम लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के होता है, तो के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है ना। तो यहां पे आप एक चीज देखेंगे कि द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। इसे हम लोग क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। लेकिन एक बार सीबीएसई में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे याद है अभी भी, उन्होंने कहा था डिफाइन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी आप जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन कर रहे हैं यहां पे, वो किसके फॉर्म में कर रहे हैं पुलिस साहब, इसको हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी के फॉर्म में कर रहे हैं। लेकिन सीबीएसई में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जानते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि दो चार्जेस जो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और जब उनके बीच में फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस मतलब सपोज वैक्यूम ले लेते हैं, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और फिर अब हम क्या करते हैं, अगर इनके बीच में एक कोई मीडियम इंसर्ट कर दे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है,
तो F मीडियम के लिए यही फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और K और आ जाएगा यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा R स्क्वायर। तो बच्चों यहां पे अगर हम लोग देख लें F मीडियम इज इक्वल टू F अपॉन F वैक्यूम अपॉन K, या यहां पे हम लोग कह सकते हैं K इज इक्वल टू F वैक्यूम अपॉन नीचे F मीडियम। ओके, जबकि आप एब्सोल्यूट परमिटिविटी के टर्म्स में अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बेटा यहां पे एक्सप्लेन कर रहे थे तो आपने देखा था मीडियम की परमिटिविटी ऊपर थी, फ्री स्पेस की नीचे थी। लेकिन अगर इसी चीज को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के टर्म्स में यहां पे डिस्कस कर रहे हैं तो वैक्यूम का फोर्स ऊपर है और मीडियम का नीचे, ये मैंने यहां पे समझाया था। तो यहां पे क्या बोलोगे, द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम टू द force acting between the two charges of the medium is defined as the dielectric constant of the medium। तो इस तरीके से आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के टर्म्स में डिस्कस किया। ओके बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे यहां पे यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी की यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालें, उनको याद करने की जरूरत नहीं है, आप निकालना सीखेंगे। यहां पे कैसे निकालना सीखेंगे, आपको पता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है ना बेटा। तो यहां अगर मुझे एप्सिलॉन नॉट का चाहिए तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई F, और यहां हम क्या कह सकते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जब बात करेंगे तो कूलाम इंटू कूलाम अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की अगर हम यूनिट की पर्टिकुलर बात कर ले दैट इज कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर डायमेंशनल फॉर्मूले की बात कर लें कि साहब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको पता है दो चार्ज है तो इसका क्या होगा AT इंटू AT, तो जानते हैं क्या हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर। यहां पे फोर्स की बात कर लें तो फोर्स में MLT-2 ऐसे आपने देख लिया, और ये मीटर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा L स्क्वायर। तो अगर आप इसको चेक करेंगे तो M-1 और L का L स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे L की पावर -3 T टू दी पावर 4 और A स्क्वायर। इस तरीके से आपने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। पावर पॉइंट पे देख लेते हैं इसी चीज को एक बार फिर से, थोड़ा सा आपको पता है जैसे इस तरीके से, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यूनिट अगर आप देखेंगे तो कूलॉम इंटू कूलॉम अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करेंगे यहां पे, तो अगर आप देखेंगे इस तरीके से हम लोग, पावर थोड़ी सी आप यहां पे एडजस्ट कर लीजिए। यहां आपको ये कहना चाह रहे हैं M-1 L की पावर -3 यहां पे, और T टू दी पावर 4 और A स्क्वायर यहां, और ये यहां पे कहना चाह रहे हैं कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। पावर थोड़ी सी अनबैलेंस्ड है तो उनको देखेंगे। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहां पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड मास। इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है, इसके लिए हमने एक टेबल आपको शो करी है। टेबल आपको सामने दिख रही होगी जिसमें मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज में सबसे पहले मैंने बताया कि चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है लेकिन मास हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि नेगेटिव तो सवाल ही नहीं है। मास 0 अगर हो गया तो बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अगर कोई बॉडी एग्जिस्ट कर रही तो उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ही। तो पहला जो मैंने डिफरेंस समझाया यहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में, जिसमें आपने देखा कि चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, जबकि जो मास है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके बच्चों, दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया था चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हुआ कि चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इट इज कंसीडर्ड टू बी क्वांटाइज्ड। इसको भी हम लोग क्वांटाइज कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाते थे तो एक बॉडी का मास डिक्रीज होता था, दूसरी बॉडी का मास क्या होता था, इंक्रीज होता था। तो वहां पे भी हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास से इस तरीके से इसमें मल्टीप्लाई कर, तो इसको भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि ये भी क्वांटाइज्ड है। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, इट इज नॉट कंजर्व। चार्ज इज नॉट अफेक्ट बाय द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जैसे कि प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई थी कि चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जबकि मास इज अफेक्टेड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी।
चार्ज अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिसिटी में, मास अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रेविटेशन में। इस तरीके से अगर आप देखेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और ये अपना जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो किस में करेगा, ग्रेविटेशन में। जैसे कि आपको पता है कि चार्ज एक मतलब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। क्लास 11th में आपने दो तरीके की क्वांटिटी पढ़ी है वहां पर, एक आपने पढ़ी है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक दूसरी पढ़ी है डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती थी, ऐसी क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट हो, जो किसी और पर डिपेंड ना करती हो, वो क्वांटिटी कौन सी कहलाती थी, फंडामेंटल। जैसे उसमें मैंने आपको एग्जांपल बताया था, मास है, लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में वहां पे क्लास 11th में आपको यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में मैंने डिस्कस करा था। और जबकि चार्ज का आपको फॉर्मूला पता ही है कि चार्ज Q इज इक्वल टू, आपको पता ही है, IT या NE। तो ये आपको पता है ये कैसी क्वांटिटी है, डेराइव द क्वांटिटीज या द फिजिकल क्वांटिटी which derive with the help of the fundamental quantities are called the derived physical quantity. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज may not exist without mass। चार्ज जो है वो बिना मास के एग्जिस्ट नहीं हो सकता है, जबकि मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट हो सकता है। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि कोई एक बॉडी अनचार्ज है, अनचार्ज का मतलब नो नेट चार्ज। तो वो बॉडी नो नेट चार्ज का मतलब है कि मास जो है वो बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन चार्ज जो है वो हमेशा बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से हमने कुछ डिफरेंसेस देखे इलेक्ट्रिक चार्ज और मास के बीच में। आगे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस में क्या क्या कंपेरिजन कर सकता। तो जैसे अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां से एक चीज क्लियर होती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। जबकि अगर हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर हमेशा और हमेशा कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। दूसरा, इट इज एन एक्शन एट अ डिस्टेंट टाइप फोर्स। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, वो तो हमारे और सन के बीच में भी काम करता है, हमारे और स्टार्स के बीच में भी काम करता है। यहां पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। इट इज अ टू चार्जेस इंटरैक्शन फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो दो चार्जेस के इंटरैक्शन की वजह से होता है, और जबकि इट इज अ टू बॉडीज जिन्हें पॉइंट मासेस कह सकते हैं इंटरैक्शन फोर्स। दोनों ही लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। शायद अगर आपको याद हो, यहां पे मैंने आपको बताया था F इज इक्वल टू, आपने अभी फॉर्मूला देखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F यहां पे भी R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये आपने 11th में पढ़ा होगा Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर। ये भी F इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, R स्क्वायर। दोनों ही लॉ, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो और चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, दोनों ही लॉज इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। ये सेंट्रल फोर्स, दोनों ही सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। सेंट्रल फोर्स का मतलब बच्चों समझ लीजिए, सेंट्रल फोर्स का मतलब हुआ जैसे दो बॉडीज हैं, इनको ये मिलाने वाली लाइन है, तो वो फोर्स जो अलोंग द लाइन काम करता है, ज्वाइनिंग देयर सेंटर। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर। तो इन फोर्सेस को हम लोग कौन सा फोर्स कहते हैं, जल्दी बोले, सेंट्रल फोर्स। एनी प्रॉब्लम? इट हैज अ कंसिस्टेंसी विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये भी न्यूटन्स थर्ड लॉ को करता हो, वे ये भी करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच लार्ज एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। और आपको यह पता होना चाहिए कि अभी तक नेचर में जितने भी फोर्सेस हैं उसमें सबसे वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम बात करें
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो अबाउट 10 टू दी पावर 36 टाइम्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के। और न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो 10 टू दी पावर 38 टाइम्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो आप देख रहे हैं यहां पे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम लोगों ने डिस्कस करा कि किस तरीके से डिफरेंस बिटवीन द चार्जेस हैं और डिफरेंस बिटवीन द चार्ज और मास, डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे कल हम आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जब, तो उसमें हम आपको डिस्कस करेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ को हम 3D स्पेस में समझेंगे और कुछ ग्राफ उनके और बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल्स इसी टॉपिक से रिलेटेड। तब तक के लिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर में आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय क्लास।